हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चरर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार तीनों एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स 6 अंक के आते हैं, जो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो 2 नंबर का आपका रस आता है, 2 नंबर का छंद आता है और 2 नंबर का अलंकार होता है। टोटल आपका 6 अंक का होता है। तो फ्रेंड्स इनको तैयार कर लेना है। तो 1 नंबर फ्रेंड्स इसकी परिभाषा लिखने के और 1 नंबर उदाहरण के, 2 नंबर टोटल मिलते हैं आपके, यानी मतलब 2 2 4 2 6 अंक का होता है, जिससे आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। मैं एकदम शॉर्ट में और आसान तरीके से बताऊंगा कि हिंदी व्याकरण में आपको किस प्रकार से रस, छंद, अलंकार तैयार करना है, क्योंकि क्रमशः हम याद करने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसे रस, छंद, अलंकार, तो सबसे पहले हम रस को याद करते हैं, जिससे आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रस कुछ इस प्रकार से हैं, जिसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका श्रृंगार रस। आपको क्या करना है, रेड पेन का इस्तेमाल बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नहीं करना फ्रेंड्स, काले पेन का ही इस्तेमाल करना है हेडिंग में। तो यहाँ पर डाल देंगे परिभाषा रस। अब क्या करना है, आपको लिख देना श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये आपको परिभाषा लिख देना है। इसके बाद इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करो भवन हंसो देन कहे नट जाए। तो फ्रेंड्स इससे 1 नंबर आपके परिभाषा के हो गए और 1 नंबर उदाहरण के हो गए। तो टोटल आपके 2 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर रस, 2 नंबर छंद और 2 नंबर अलंकार। तो इस प्रकार से मैं 4 से 5 रस आपको बता देता हूं। तो ये आपका श्रृंगार रस कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है वीर रस, जो कुछ इसकी परिभाषा इस प्रकार से। वीर रस आपको हेडिंग डाल देना है। उसके बाद लिखना है जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से, इसे भी देख लेते हैं कि फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के नाम में चढ़ मुंड की माला उठी। तो फ्रेंड्स इस दोहे से आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ का है। तो जब शिवाजी जंग लड़ने के लिए जा रहे थे उस समय की ये दोहा है कि फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी। तो ये उस समय की है। तो ये परिभाषा आपको लिख देना है और ये उदाहरण लिख देना है। एक उदाहरण इसके साथ और बता देता हूं कि बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इन 2 उदाहरण में से आप किसी एक को लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके श्रृंगार रस हो गया, वीर रस हो गया। दूसरा आपका है फ्रेंड्स हंस रस, उसे भी देख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। तो हंस रस आपको हेडिंग डाल देना है। उसके बाद लिखना जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हंस रस नामक स्थायी भाव से हंस रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो गया कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। ये आपको उदाहरण लिख देना है और ये इसकी परिभाषा है। तो फ्रेंड्स ये इस प्रकार से आपका रस कंप्लीट हो गया। अब छंद देख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार से। तो छंद की परिभाषा किस प्रकार से आपको लिखना है, ये फ्रेंड्स आपका छंद है। तो छंद में आपको सबसे पहले चौपाई छंद आता है। आपको चौपाई छंद की हेडिंग डाल देना है, जिसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए, परंतु 2 लघु या 2 गुरु हो सकते हैं। ये फ्रेंड्स पहचानने की ट्रिक है कि चरण के अंत में लघु नहीं होना चाहिए, परंतु 2 लघु या 2 गुरु हो सकते हैं। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये एक चौपाई छंद है। अगर लास्ट में 2 लघु या 2 गुरु हो तो आप समझ जाना फ्रेंड्स कि ये चौपाई छंद है, जिसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से है। उदाहरण में आप इस प्रकार लिख देना है आपको कि सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस 2 दिन का ढर के, जल थल देख बसे निस बीते, अकीन गवन रघुनाथ प्रीते। ये आपका उदाहरण है। इतना चौपाई छंद हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स आपका दोहा छंद आता है, जो कुछ इस प्रकार से, इसे भी आपको देख लेना है। हेडिंग डाल देना है दोहा छंद। यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु होना आवश्यक है।
अगर फ्रेंड्स चरण के अंत में लघु लगा हो तो आप समझ जाइएगा कि ये एक दोहा छंद है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि चरण के अंत में लघु होना आवश्यक है। तो इसका भी उदाहरण कुछ इस प्रकार से जो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। उदाहरण में आपको लिख देना है, बहुत ही इजी उदाहरण है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। ये आपको उदाहरण लिख देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है सोरठा छंद। इसको भी देख लेंगे जो कुछ इस प्रकार से है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये सेम दोहे का उल्टा होता है। तो दोहे में क्या थी, ऊपर 13-13 मात्राएं थी और नीचे 11-11 मात्राएं थी। अब इसमें नीचे 13 है और ऊपर 11 है। तो यह सेम दोहा का उल्टा होता है, उसी को सोरठा कहते हैं। जिसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से कि नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वरिज नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। ये आपका उदाहरण है। ये फ्रेंड्स आपका क्या हुआ, रस छंद भी कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स आपका क्या हो गया, रस कंप्लीट हो गया और छंद भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से ये आपका छंद भी कंप्लीट हो गया। अब बचता है अलंकार। तो अलंकार देख लेते हैं जो कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स। अब लास्ट में फ्रेंड्स आपका क्या बचता है, अलंकार। इसको भी देख लेते हैं। तो अलंकार में आपको सबसे पहले लिखना है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हेडिंग डाल देना है। उसके बाद लिखना है, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा है, बहुत ही सरल है। इसके बाद उदाहरण इसको लिख देना है कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया गया है, उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, यानी मतलब किसी व्यक्ति विशेष की उपमा किसी फूल के कलियों से की गई है, इसलिए यहाँ आपका उपमा अलंकार है। अब फ्रेंड्स आता है आपका रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो उदाहरण आपका कुछ इस प्रकार से मैंने लिखकर बता दिया है। तो ये आपकी परिभाषा है और ये उदाहरण है। उदाहरण 2 उदाहरण मैंने लिख दिया है फ्रेंड्स कि चरण कमल बंदे है राई, ये आपका फर्स्ट उदाहरण है। और दूसरा है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, ये 2 उदाहरण है। उदाहरण सहित परिभाषा आपको लिख देना है। तो ये उदाहरण आपको लिख देना है और ये इसकी परिभाषा है। तो यहाँ पर चरण कमल बंदे हराई, हरि के चरणों को कमल से क्या किया गया है, तुलना किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। चलिए देख लेते हैं। अब आपका है फ्रेंड्स यमक अलंकार जो कुछ इस प्रकार से है। ये हेडिंग डाल देना यमक अलंकार। उसके बाद लिखना है, यमक का अर्थ होता है जोड़ा। यमक का अर्थ क्या होता है, जोड़ा। जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स जब कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में आपका लिखा हुआ है कि काली घटा का घमंड घटा। दूसरा उदाहरण है कनक कनक तैसो गुनी मत काता अधिकाय, या पाए बौराय जग या खाए बौराय, ये आपका उदाहरण है। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैंने परिभाषा में क्या बताया था कि यमक का अर्थ जोड़ा होता है, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार हो और उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स कनक कनक तैसो गुनी मत काता अधिकाय, यहाँ कनक कनक 2 बार आया हुआ है, इसलिए और इसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना, इसलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने आपको यमक, रूपक, रस, छंद, अलंकार सारे कंप्लीट करवा दिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका रस कंप्लीट होता है, छंद, अलंकार, ये तीनों मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए जिससे आपके 6 अंक कन्फर्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।